हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कृष्णानगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है, जैसा कि दर्शाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भागों में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। हमें 1 नंबर जो भाग है वह दिया गया है। ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नंबर 2 जो भाग है वह है, यदि मूल बिंदु सी हो तो पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले भाग 1 को हल करते हैं। तो भाग 1 है, ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु है यहाँ पर ए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि ये मूल बिंदु है तो हमारे पास ये कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा, और ये कौन सा अक्ष होगा, वाई अक्ष होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P यहाँ पर देखें तो x की दिशा में यह 4 पर आता है, और जो 6 y x की दिशा है उसमें यह 6 पर आता है। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,6। तो P बराबर 4,6। अब हम ज्ञात करेंगे Q के निर्देशांक। तो Q बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x अक्ष में देखें तो यह 3 पर है, और y अक्ष पर देखें तो यह 2 के बराबर है। तो यहाँ से इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3,2। अब हम ज्ञात करेंगे r के। तो r बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x के दिशा में देखें तो यह 6, और y अक्ष की तरफ देखें तो यह 5 है इसका मान। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा 6,5। अब हमारे पास ए को मूल बिंदु मानते हुए सिर्फ त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा भाग हल करेंगे। तो भाग 2 है, यदि मूल बिंदु सी हो तो पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। यदि हमें मूल बिंदु क्या मानना है, सी मानना है, अर्थात ये क्या है, 0 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या होगा, एक्स अक्ष होगा, और ये क्या होगा, वाई अक्ष होगा। और चूंकि ये सी डी वाई अक्ष है तो हम जानते हैं कि जो निर्देशांक अक्ष होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो ये ऋणात्मक वाई का अक्ष है, और ये क्या है, ऋणात्मक एक्स का अक्ष है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। तो हमारे पास यहाँ पर मान आएगा ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, 3, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 6 और ऋणात्मक 7। इसी प्रकार से ये होगा ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऋणात्मक 12, 13 और ऋणात्मक 14। इसी प्रकार से क्या किया हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो हमें यहाँ पर ऋणात्मक 14 तक की आवश्यकता है, तो यहाँ पर इतने ही लिखेंगे। अब हम देखें तो सबसे पहला मान किसका होता है, x का होता है। तो मान निकालेंगे सबसे पहले p का। तो p बराबर होगा, x का मान यहाँ पर देखें तो ऋणात्मक 12 है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 12, कोमा y का मान यहाँ पर देखें तो p बराबर किसके आ रहा है, ऋणात्मक 2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक 2। उसके बाद हम निर्देशांक निकालेंगे q के। तो q बराबर हो जाएगा, x का निर्देशांक निकालें तो x का किसकी बराबर आ रहा है, 13 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा 13 किसका, ऋणात्मक का, कोमा जो y अक्ष है वह किसकी दिशा में आ रहा है, ऋणात्मक 6 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक 6। अब हम ज्ञात करेंगे r के निर्देशांक। तो x के लिए हो जाएगा r ऋणात्मक 10, और y के लिए हो जाएगा ऋणात्मक 3। तो 10 कोमा ऋणात्मक, माफ कीजिए, ऋणात्मक 10 कोमा ऋणात्मक 3। तो r के भी निर्देशांक हमने क्या कर लिए, यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 1/2 गुना में x1 गुना में y2 घटाव y3 योग x2 y3 घटाव y1 योग x3 y1 घटाव y2। तो ये आ गया हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 के लिए
एक के लिए हम इसको हल करेंगे तो 1/2 गुना में x1 का मान है हमारे पास 4, x2 का मान है 3 और x3 का मान है 6, y1 का मान है 6, y2 का मान है 2 और y3 का मान है 5। तो ये सारे मान हम क्या करते हैं, इस उत्तर में रख देते हैं। तो जैसे ही मान रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 1/2 गुना में 4 गुना में 2 घटाओ 5 योग 3 गुना में 5 घटाओ 6 योग 6 गुना में 6 घटाओ 2। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुना में 4 गुना ऋणात्मक 3 योग 3 गुना में ऋणात्मक 2, माफ कीजिए ऋणात्मक 1 योग 6 गुना में माफ कीजिए धनात्मक 4। आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुना में ऋणात्मक 12 ऋणात्मक 3 योग 24। तो हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएंगे 12 और 3 15 किसके ऋणात्मक के, और ये है 24। तो हल करेंगे तो ये होगा ऋणात्मक का 9, माफ कीजिए धनात्मक का 9। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9/2 वर्ग इकाई। तो 9/2 वर्ग इकाई कब आता है, जब क्या हो, मूल बिंदु ए हो। अब हम ज्ञात करेंगे द्वितीय भाग के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय भाग। तो यहाँ पर सभी मान रखेंगे तो आएगा 1/2 गुना में, अब हमारे पास x1 है ऋणात्मक 12, x2 है ऋणात्मक 13 और x3 है ऋणात्मक 10, y1 है ऋणात्मक 2, y2 है ऋणात्मक 6 और y3 है ऋणात्मक 3। ऋणात्मक 12 गुना में ऋणात्मक 6 घटाव ऋणात्मक 3 योग ऋणात्मक 13 गुना में ऋणात्मक 3 घटाव ऋणात्मक 2 योग ऋणात्मक 10 गुना में ऋणात्मक 2 घटाव ऋणात्मक 6। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुना में ऋणात्मक 12 गुना में ऋणात्मक 3 योग ऋणात्मक 13 गुना में ऋणात्मक 1 योग ऋणात्मक 10 गुना में धनात्मक 4। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 गुना में 36 धनात्मक का योग 13 भी किसका आएगा, धनात्मक का, घटाव ये आ जाएगा 40। तो हमारे पास ये भी कितना आएगा, अंदर बचेगा 9। तो इसे हल करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। तो यहाँ से हम यह देखते हैं कि चाहे किसी भी बिंदु के अनुदिश हम निर्देशांक निकाल लें, क्षेत्रफल क्या रहेगा, हमेशा बराबर ही रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।